नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 मई 2023 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज यूपीएससी एग्जाम और बाकी एग्जामों के पर्सपेक्टिव से मैं डिस्कस करूंगा। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो के यूट्यूब पे आप इसको देख रहे होगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ दोस्तों जो लोग मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसके भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये पर्टिकुलर पीडीएफ अवेलेबल होती है। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो वहां से भी आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स एनालिसिस, वही 8 से 9 न्यूज करंट अफेयर्स की और लगभग 4 आर्टिकल्स एडिटोरियल की डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली न्यूज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पीएचडी स्टूडेंट्स को वीजा डिनाई किया गया है कनाडा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो इसको लेके यहां पे थोड़ा बवाल चल रहा है। यहां पे दोस्तों इंडिया की सॉफ्ट पावर पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है। 3 पीएचडी स्टूडेंट्स, और वो भी हमारे देश के सबसे प्रीमियर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, इसमें से 2 स्टूडेंट्स तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं। एक इंटर्न है, इनको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कनाडा में वीजा डिनाई किया गया है। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, हर्ष रंगवानी और ये अभिप्सा बासु। ये है विजन एंड एआई लैब के, VAL लैब। ये लैब पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेस, ये याद रखिएगा। VAL विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेस का एक पार्ट है। और एक स्टूडेंट है सिद्धांत अशोकन, जो कि स्पेक्ट्रम लैब का है, ये पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। जो इंटर्न है सम्यक जैन, ये IIT BHU का। तो सारे के सारे यहाँ पे एलीट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं और इनको नहीं अटेंड करने दी जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन CVPR 2023। ये कहां पे हो रही? वैंकूवर में 18 से 22 जून। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि 1 लाइनर टाइप की जीके को पढ़ रहे हैं। उनसे पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन 2023 ये कौन सी कंट्री में या कौन से शहर में कंडक्ट हुई है 2023 में? आपको पता होना चाहिए, कनाडा, वैंकूवर में। तो अपने आप में CVPR कॉन्फ्रेंस को काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से पार्टिसिपेशन कम है। ऑलरेडी अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जो आपके लोग साइंटिफिक पेपर्स होते हैं, जो PhD के पेपर्स होते हैं, वो 1% से कम इंडिया से आते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स को एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हीं स्टूडेंट्स को इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इंडिया के स्टूडेंट्स को। इतने प्रीमियर कॉलेज के हैं ये स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर, उसके बावजूद इनको वीज़ा नहीं दिया गया है। IISc बेंगलोर की बात की जाए तो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आता है ये। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से IISc और बाकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो बड़े आप कह लो एस्टीम्ड ग्रेजुएट्स हैं, वो गूगल AI, मेटा AI, बोइंग, इस प्रकार की कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो कैनेडियन अथॉरिटीज से अर्ज किया जा रहा है कि आप वीज़ा एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग को एक बार फिर से रीएवैल्यूएट करिए, क्योंकि ये बच्चे वहां पे सेटल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये बस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद ये वापस आ जाएंगे। ये खुद यहाँ की प्रीमियर यूनिवर्सिटीज और सरकार एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर कनाडा को क्या प्रॉब्लम है वीज़ा ग्रांट करने में? तो इंडिया की हार्ड पावर पर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है ये याद रखिएगा। तो उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट गेट्स इज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स जैसे कि अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा, ये सब इस ट्रेन की फ्लैगिंग में पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ की है नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मंडे को, और वर्चुअली इसको फ्लैग ऑफ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी रियल में वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, वर्चुअली उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। ठीक है, यह ट्रेन कनेक्ट करेगी आसाम में गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में। जर्नी होगी 5.5 घंटे की। इससे पहले जो इस रूट पे फास्टेस्ट ट्रेन है वो 6.5 घंटे का टाइम लेती थी 450 किलोमीटर कवर करने में, ये 5.5 घंटे का टाइम लेगी। और पहाड़ी इलाका है तो ये 5.5 घंटे में 400 किलोमीटर तेज है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 182 रूट का किलोमीटर न्यूली इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन का भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। 425 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स आसाम और मेघालय के अंदर इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। ये पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हायर स्पीड्स पे और रनिंग टाइम को कम करेंगे। अब सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इलेक्ट्रीफाइड पॉल्यूशन फ्री कैसे हो गया, तो सीधे कोल को नहीं जलाया जा रहा है। हालांकि ऑब्वियसली बात है कोल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी से इन ट्रेनों को चला जा रहा है, तो पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री नहीं है। कल की डेट में जब रिन्यूएबल एनर्जी डोमिनेंट हो जाएगी और उस रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी से ये ट्रेनें चलेंगी, तब जरूर हम कह पाएंगे कि ये पॉल्यूशन फ्री है। फिर
यहाँ पे थोड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि 2014 से पहले जो नॉर्थ ईस्ट की रेलवेज थी उनको सालाना 2,500 करोड़ का बजट मिलता था, उसके बाद से 10,000 करोड़ का बजट मिल रहा है। अब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम की जो कैपिटल है वो बाकी कंट्रीज के साथ रेलवेज के थ्रू कनेक्टेड हैं। हम ब्रॉड गेज नेटवर्क को बहुत तेजी से इंडिया में स्टैब्लिश कर रहे हैं, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म और बिजनेस बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के अनाउंसमेंट्स हैं। ठीक है भाई, अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। इंडिया ट्रेन करेगा यूएन पीस कीपिंग मिशन, और यहां पे वुमेन ट्रेनिंग की बात कर रही, खासकर वो वुमेन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की फोर्सेस जो कि एशियन कंट्रीज से आई हैं। तो टेलर मेड कोर्सेज बना के यहां पे ऑफर किए जाएंगे हर एशियन के मेंबर स्टेट्स की 2 वुमेन को। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का प्रपोजल था पिछले साल फॉर एन इनिशिएटिव ऑन वुमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं, और इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में वुमेन भी डिप्लॉयड हैं। तो बेसिकली इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में वुमेन को डिप्लॉय करने के लिए इंडिया एशियान की रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया यहां पे 2 इनिशिएटिव्स को कंडक्ट कर रहा है, और ये दोनों इनिशिएटिव्स वुमेन पर्सनल्स के लिए हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। 29 मार्च है आपका 75th यूएन पीस कीपर्स डे, और इंडिया लार्जेस्ट ट्रूप है, मतलब ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। अभी के लिए इंडिया के 5900 सोल्जर्स पूरी दुनिया के 12 यूएन मिशंस में डिप्लॉयड है। अब 1948 में मार्च 29 वाले दिन ही पहला यूएन का पीस कीपिंग मिशन यूएन ट्रूथ सुपरविजन ऑपरेशन शुरू किया गया था पैलेस्टीन में। तब से लेके आज तक इंडिया 2,75,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय कर चुका है पीस कीपिंग मिशंस में, और हमारे 159 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स शहीद भी हो चुके हैं इन मिशंस में। अब इसी पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर एक इनिशिएटिव है इंडिया एशियन इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन यूएनपीके, मतलब बेसिकली वुमेन को भी यहां पे यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में डिप्लॉय किया जाए, और इसीलिए एशियन कंट्री के जो मेंबर स्टेट्स हैं, हर मेंबर स्टेट से 2 वुमेन इंडिया के अंदर आएंगी, तो टोटल 20 वुमेन पीस कीपिंग्स को इंडिया के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। समझ गए? तो बेसिकली पीस कीपिंग मिशंस में वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके, एक तो ये इंडिया का टारगेट है। दूसरा, एशियन की पीस कीपिंग फोर्सेस में जो भी वुमेन ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय होंगी उनमें से ऑन एन एवरेज हर एशियन कंट्री से 2 वुमेन ऑफिसर्स को इंडिया के अंदर बुलाया जाएगा। तो टोटल वुमेन ऑफिसर्स को, क्योंकि 10 एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि दुनिया भर में वो डिप्लॉय करके एक इंपॉर्टेंट पीस कीपिंग रोल प्ले कर सके। फिर नेक्स्ट न्यूज, इसरोज जीएसएलवी रॉकेट टेक्स नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ट्रांसफर ऑर्बिट सक्सेसफुली। भाई अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज में F10 मिशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। कुछ महीने पहले हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि भाई ये जो NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है ना, लगभग 2232 किलो की, इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अभी प्लेस किया गया है मंडे को। लेकिन इस सैटेलाइट की लॉन्च से पहले कुछ महीने पहले क्रायोजेनिक सिस्टम में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो उस टेक्निकल फॉल्ट को यहां पे सुधारा गया, और उस टेक्निकल फॉल्ट को सुधारने के बाद हमारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर इस NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को रख के उड़ाया गया है, और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गया है। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर आप देखो तो ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ओके, इस सैटेलाइट ने थंडरस रोर के साथ 10:42 AM पे इस पर्टिकुलर रॉकेट को लॉन्च किया। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। 19 मिनट की फ्लाइट के बाद ये जो NVS-01 सैटेलाइट था, इसको इंजेक्ट किया गया जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर। धीरे धीरे करके इसके ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूअर्स को कंडक्ट किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट, फिर ये ऑर्बिट, फिर ये ऑर्बिट। अब भैया अर्थ से उड़ा, ये मान लो अभी के लिए इस जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया, GT ऑर्बिट में। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए एक मैन्यूवर, एक पुश इसको यहां पे और देना पड़ेगा, तो उस पुश के बाद ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली अभी के लिए ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी हो रही, इसको सक्सेसफुल बताया जा रहा है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट 35,000 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है। मिस्टर सोमनाथ ने पूरी की पूरी टीम को कांग्रेचुलेट किया है और बोला है कि GSLV ने, मतलब इस लॉन्च व्हीकल ने अभी के लिए प्रिसाइजली इस सैटेलाइट को प्रॉपर तरीके से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है, और ऑब्वियसली बात है इसको आगे आने वाले समय में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी प्लेस कर दिया जाएगा।
तो सीरीज ऑफ 5 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी, जिसमें NVS-01 पहली सैटेलाइट है। तो जो GSLV F12 है, जिसकी ये 15th फ्लाइट है इंडिया की GSLV की, और 9th फ्लाइट है इंडिजीनस क्रायोजेनिक इंजन के साथ। क्रायोजेनिक इंजन मतलब निगेटिव टेम्परेचर्स पे जो इंजन ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडिजीनस क्रायोजेनिक इंजन के साथ अब तक की जो GSLV का लॉन्च है ना, ये एक सक्सेस की तरह नजर आ रहा है। ये जो NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट है, ये पेलोड्स रखेगा L1 बैंड में, L5 बैंड में और S बैंड में, ठीक है ना, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। यहां पे एक एटॉमिक क्लॉक भी भेजी गई है इस सैटेलाइट NVS-1 के थ्रू स्पेस में, ठीक है ना भाई। अब देखिए प्लान क्या है। चेयरमैन साहब ने बोला है कि स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च वेदर सैटेलाइट इनसाइड 3DS ऑन द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे आने वाले समय में इसी GSLV व्हीकल से एक वेदर सैटेलाइट इनसाइड 3DS भी यहां पे भेजी जाएगी। ओवरऑल कोशिश की जा रही है कि जो भी रॉकेट्स हम इस GSLV के थ्रू भेज रहे हैं, इसकी वेट कैपेसिटी को 4 टन से बढ़ा के 5.5 टन तक लेके जाया जाए। तो ये न्यूज है दोस्तों। अब इस न्यूज से रिलेटेड एक स्टैटिक न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते क्या है। जियो स्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस, यहां पे हमने जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल की बात की है। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। देखिए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक सब क्लासिफिकेशन है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ध्यान से सुनिएगा यहां पे डेफिनेशन। द की डिफरेंस between a geostationary orbit and a geosynchronous orbit is that while the later can have an inclination, the former orbit sees satellites permanently parked over the plane of Earth's equator। यहां पे पर्टिकुलर फिगर देखिए, इस फिगर से आपको पता चल जाएगा। इक्वेटर दोस्तों समवेयर हेयर है, ठीक है ना। अब इस इक्वेटर के जस्ट ऊपर अगर आपका सैटेलाइट प्लेस्ड है तो वो हो जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब बिल्कुल इक्वेटर पे कहीं आप खड़े हो और इक्वेटर के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आसमान में लगातार एक जगह पे ही वो सैटेलाइट आपको नजर आ रहा है, तो वो कौन सा सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। वहीं पे अगर ये सैटेलाइट इक्वेटर के साथ एक एंगल पे, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन रंग की जो लाइन दिख रही है आपको, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की है। ये बेसिकली 0 डिग्री लैटिट्यूड पे नहीं है, ये आप कह सकते हो कि एक एंगल पे है। तो इक्वेटर से पास जरूर होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इक्वेटर के अलोंग नहीं घूम रहा है, अर्थ के एक एंगल पे घूम रहा है। अगर ये इक्वेटर का प्लेन है तो ये इस पर्टिकुलर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का एंगल है। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जो कि इक्वेटर के ऑर्बिट से एक एंगल पे होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक प्रकार का जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट ही होता है, ये इक्वेटर के पैरेलल होता है, ठीक है भाई। तो ये चीज हो गई। फिर बिजनेस सेक्शन की एक न्यूज है। ये न्यूज इस प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए है नहीं, मैं अमूमन इग्नोर ही करता हूं इस प्रकार की न्यूज को, बट ठीक है आइए तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नोट्स बनाने लायक आपके पास नहीं है। ये बस एक छोटी सी बिजनेस न्यूज है। चाइना का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स है, जो वहां की अथॉरिटी जो कि समय समय पे ट्रेड रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को रिलीज करती है, उसने ये बताया है कि जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 में इंडिया ने जितना सामान इंपोर्ट किया है चाइना से, उसमें 4.6% का इजाफा हुआ है। वो पहुंच चुका है $37.86 बिलियन पे, ठीक है ना। जो टोटल बायलेटरल ट्रेड है इंडिया चाइना के बीच में फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2023, वो बढ़ा है 4.5% ईयर ऑन ईयर। ये कितना पहुंच चुका है, 44.34%। तो $37.86 बिलियन हमने इंपोर्ट किया। टोटल बायलेटरल ट्रेड 44.33। तो मतलब अगर आप आराम से कह सकते हो कि यहाँ पे लगभग 6.5 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है चाइना को। हमने जो एक्सपोर्ट किया है चाइना को वो भी 3.7% से बढ़ा है, लेकिन एक बहुत छोटा शेयर है दोस्तों। कहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं 37 बिलियन डॉलर, कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 6 से 7 बिलियन डॉलर। 5 गुने से ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना हम इंपोर्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो अपने आप पे ये टेंशन की बात है। 2022 में जब चाइना और इंडिया के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुए थे, तो पहली बार इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट थी चाइना के साथ, वो $100 बिलियन क्रॉस कर गई थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है अगर ये ट्रेंड यहां पे कंटिन्यू होता है तो। अगर आप देखो तो इंडिया से जो रिलायंस है चाइनीज इंपोर्ट्स का, वो बढ़ रहा है। ये अपने आप में बहुत टेंशन की बात है। देखिए बात ये कि इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्कुल रॉ मटेरियल्स हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ना ही बेसिकली हम फिनिश प्रोडक्ट चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इंटरमीडिएट ग्रुप, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, इस इंग्रेडिएंट से हम अपनी फाइनल दवाइयां बनाते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए एपीआईज का इंपोर्ट लगातार चाइना से बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है एपीआई को इंडिया के अंदर इंडिजीनियसली बनाने का, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एस्टैब्लिश होने में समय लग जाता है, एकदम से एस्टैब्लिश नहीं होती हैं।
तो इंडिया चाइना से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स, मेडिकल सप्लाईज, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है और इन इंपोर्ट्स को लेके हम चाइना के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। वहीं पे यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड की बात की जाए तो जितना हम चाइना से तेजी से अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ थोड़ा सा ट्रेड घटता नजर आया है। अगर आप देखो तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड 3.5% घटा है और यूएस के साथ ट्रेड 11.2% घटा है। तो ये घटावत और चाइना के साथ जो ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, इसका बढ़ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए एक टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि ईयू और यूएस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड आप कह लो रीजन्स हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर चाइना के ऊपर रिलायंस कम करना है तो कहीं ना कहीं और से तो अपना आइटम मंगाना पड़ेगा। तो यूएस और ईयू इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव्स हैं और इन अल्टरनेटिव्स पे साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो घट रहा है, तो थोड़ी टेंशन की बात यहाँ पे है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। दो तीन छोटी छोटी न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में। नाइजीरिया के अंदर ओवरऑल नाइजीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू, इनको शपथ दिला दी गई है। अभी आप कह सकते हो कि ये अफ्रीका के मोस्ट पॉपुलस नेशन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनसिक्योरिटी को टैकल करना इनकी टॉप प्रायोरिटी। 71 ईयर ओल्ड है ये बोला निबू। ये सक्सीड करेंगे आर्मी जनरल मोहम्मद बुहारी को। आर्मी जनरल मोहम्मद बुहारी इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के थे जो कि स्टेप डाउन कर चुके हैं। ओके भाई, तो ये इस समय पे नाइजीरिया में बहुत से इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस स्वीरिंग इन सेरेमनी में आए थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा, रवांडा के पॉल कगामे, घाना के नाना अकुफो-अदो, यूएस, ब्रिटेन, चाइना से भी डेलीगेशंस यहाँ पे आई थी ओवरऑल इन नाइजीरियन प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन के लिए। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन बना है? काशिम शेतिमा। 25 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए थे नाइजीरिया के अंदर, उसी के थ्रू ये काशिम शेतिमा और ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं आपके बोला तिनुबू, ये यहाँ पे पावर में आए हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कि भैया नाइजीरिया के कौन नए प्रेसिडेंट है, कौन नए वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखना। चाहे तो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना, एक लाइन का नोट है। फिर नेक्स्ट भाई, न्यू एंटी LGBTQ लॉ इन युगांडा इम्पोजेस कैपिटल पनिशमेंट। क्या बताया जा रहा है? देखिए, युगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं युवेरी मुसेवेनी, इन्होंने यहाँ पे एक रिग्रेसिव स्टेप लिया है। एक ऐसा रिग्रेसिव स्टेप जिसके चलते पूरी दुनिया में इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये लेके आए हैं दुनिया का सबसे हार्शेस्ट एंटी LGBTQ लॉ। अब भैया युगांडा के अंदर एग्रेवेटेड होमोसेक्सुअलिटी के लिए डेथ पेनल्टी है और वेस्टर्न कंडमनेशन यहाँ पे है। बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पे एड डोनर्स के द्वारा लगाए जा सकते हैं युगांडा के ऊपर। ऑलरेडी युगांडा के अंदर जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं, गे होना, लेस्बियन होना, ये इलीगल है। 30 से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में सेम सेक्स रिलेशनशिप इलीगल है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो अब जो नया कानून आया है, इससे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूअर पीपल के लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तो अगर गे सेक्स करते हुए कोई 2 इंडिविजुअल्स पकड़े गए और उनमें से किसी एक को HIV है तो भैया कैपिटल पनिशमेंट, सीधे मौत की सजा है। और अगर आप होमोसेक्सुअलिटी को किसी भी हिसाब से प्रमोट करते पाए गए तो 20 साल जेल में उठा के फेंक दिए जाओगे। तो युगांडन प्रेसिडेंट ने एक्चुअली में होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया को यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस अलाउ कर दिया है। मतलब अगर कोई भी होमोफोबिक है या ट्रांसफोबिक है तो उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसके खिलाफ लिटरली एक जंग सी छोड़ दी है यहाँ पे सरकार ने। बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ पे एक्टिव हो गए, जैसे क्लेयर बायर रुघाबा करके युगांडन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बोला है कि मैं बाकियों के साथ मिलके इस पर्टिकुलर आप कह लो कानून के अगेंस्ट एक लीगल चैलेंज इंस्टीट्यूट करूंगी। जो 78 साल की मुसेवेनी है, जो कि यहाँ पे युगांडा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला है कि होमोसेक्सुअलिटी इज एक्चुअली डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल और हमारी सोसाइटी में हम होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस पर्टिकुलर लॉ को ड्रैकोनियन बोला है और बोला है कि इसको तुरंत रिपील करना चाहिए। लेकिन युगांडा का जो एंटी होमोसेक्सुअलिटी एक्ट है, ये बेसिकली डेफिनेटली यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का एक ट्रैजिक वायलेशन है। दुनिया भर की कंट्रीज कुछ भी बोलते रहे, बट युगांडा के डोमेस्टिक लॉ में तो अभी के लिए इसको इंस्टीट्यूट कर लिया गया है। भाई टर्की के अंदर इलेक्शन हो गए हैं, अर्दोगन यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए। इसको लेके आज की डेट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए एडिटोरियल भी है, उस एडिटोरियल को भी मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं। तो रेसिप तैयब अर्दोगन और इनके सपोर्टर्स बहुत खुश हैं। तीसरे डेकेड में रेसिप तैयब अर्दोगन का जो रूल है वो एक्सटेंड हो चुका है और आगे आने वाले समय में
टर्की की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होगी वो और ऑटोक्रेटिक होने वाली है और अपोजिशन के लिए जो परेशानियां हैं वो और बढ़ने वाली हैं। इनके जो राइवल हैं केमल किलिकदार्गलू, जो कि काफ़ी पास पहुंच गए थे इनको हराने के, उन्होंने बोला है कि ये टर्की का मोस्ट अनफेयर इलेक्शन है। ये जो मैंडेट दिया गया है अर्डोगन को, इससे होगा ये कि अर्डोगन अपनी ऑटोक्रेटिक ताकतों को और बढ़ाएंगे, लेकिन जो टर्की का एक रीजनल मिलिट्री पावर की तरह स्टैंस है ये भी और स्ट्रांग हो सकता है। तो ये इलेक्शन अर्डोगन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे। पिछले 2 डेकेड से अर्डोगन को सीटें जीतने में ज़्यादा मुश्किल हो नहीं रही थी, लेकिन यहाँ थोड़ी मुश्किल हुई। फाइनली यहाँ पे सीट जीत गए हैं। 52.2% वोट, ये जो अभी वोटिंग हुई है उसमें मिले हैं किसको? अर्डोगन को। 47.8% किलिकदार्गलू को मिले हैं। नाटो रीजन अपने आप में डिवाइड हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो टर्की बहुत हद तक अपनी फॉरेन पॉलिसी को नाटो के स्टांस के अगेंस्ट रखता है। फॉर एग्जांपल नाटो का अमूमन रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे स्टांस क्या है? एंटी रशियन स्टांस है, पर टर्की एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रशिया के साथ इंगेज कर रहा है। तो नाटो मेंबर कंट्री में टर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी फॉरेन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसी को रीड्रॉ कर रहा है। वो जरूरी नहीं है कि नाटो के हिसाब से अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी को रखे। तो बेसिकली 5 साल तक के लिए और अर्डोगन का राज यहाँ पे आ गया है। इस राज में अर्डोगन क्या करेंगे, कितनी अपनी सरकार को अथॉरिटेरियन बनाएंगे और क्या क्या स्टेप्स लेंगे, तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है, इसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों कि 29 मई एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इस्तांबुल यानी कि टर्की की हिस्ट्री में। 29 मई 2023 वो दिन है जब हम 50 मतलब टर्की के लोग 570th एनिवर्सरी बनाते हैं कैप्चर ऑफ इस्तांबुल की। कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय बोला जाता है ओटोमन सुल्तान महमद II के दौरान। तो महमद II ओटोमन सुल्तान ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल के ऊपर कब्जा किया था, क्रिश्चियंस को हराकर बाहर खदेड़ दिया था। तो अपने आप में ये पर्टिकुलर जो दिन है वो टर्की की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी पर्टिकुलर दिन फिर से रेसेप तैयब अर्दोगन अपने तीसरे डेकेड के राज के लिए चुन के यहाँ पे आ गए। इस पर्टिकुलर अच्छा अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले दोस्तों, अच्छा ये तो सेकंड लेग ऑफ इलेक्शंस थे, ये जो 29 मई के जो रिजल्ट निकल के आए हैं। इससे पहले जो सेट ऑफ इलेक्शंस हुए थे 14 मई वाले, जिसमें 600 मेंबर की पार्लियामेंट को भी चुना गया, तो प्रेसिडेंसी के भी इलेक्शंस हुए थे। तो प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस में अर्डोगन को 49.5% वोट मिले थे, लगभग 2,71,64 मिलियन में से, और किलिकदार्गलू को मिले थे 44.8%, 24.6 मिलियन। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की बात करो टर्की की, तो टर्की की पार्लियामेंट में 323 सीटें मिल गई थी पीपल्स अलायंस को, जो कि अर्दोगन की अलायंस है, और जो किलिकदार्गलू की अलायंस थी उसको 213 सीटें मिली, जो कि नेशनल अलायंस है। तो पार्लियामेंट में तो मेजॉरिटी ऑलरेडी अर्डोगन पा चुके हैं। प्रेसिडेंसी को लेके यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, और अब ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंसी भी अर्डोगन जीत चुके हैं। जब पहले सेट ऑफ इलेक्शंस में किलिकदार्गलू को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली, तो किलिकदार्गलू ने भी अपने ओवरऑल स्टैंस को बहुत हद तक राइट रखा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्दोगन की क्या अप्रोच रहती है कि सीरिया से जो रिफ्यूजीज आके टर्की के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं उनको वापस भेजना। ये मेनली कुर्ड्स रिफ्यूजीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे किलिकदार्गलू ने भी अपना नेशनलिस्टिक स्टांस साफ साफ बना रखा था। 10 मिलियन सीनियर रिफ्यूजीज जो कि टर्की के अंदर आके स्टैब्लिश्ड हैं, इनको कैसे भी करके टर्की से बाहर निकालना है। ये बात अर्डोगन भी बोल रहे थे, ये बात किलिकदार्गलू भी बोल रहे थे। लेकिन इस बात को बोल देने भर से अर्डोगन को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बेस किलिकदार्गलू की तरफ नहीं आया है। अगर आप देखो तो 28 मई को जो सेकेंड लेग ऑफ इलेक्शंस हुए उसमें वोटर टर्नआउट था 84% का, जिसमें 52% वोट अर्डोगन को मिले और इनके राइवल किलिकदार्गलू को 48% वोट मिले। ठीक है, अब खास बात यहां पे बोला जा रहा है कि कौन से रीजन के लोग ने किसको वोट दिया। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो टर्किश हर्टलैंड है, सेंट्रल एनातोलिया जो प्लेट्यू है, वहां पे 72% वोट अर्डोगन को मिले हैं। वहीं पे जो टर्की के ईस्टर्न टर्की के जो कुर्दिश इलाके हैं, तो ईस्टर्न टर्की के जो कुर्दिश इलाके हैं वहां पे रहने वाले लोग, जो डेवलप्ड कोस्टल इलाके हैं टर्की के वहां पे रहने वाले लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं किलिकदार्गलू को वोट किया है। लेकिन सेंट्रल एनातोलिया में जो गरीब तबका है वो ओवरऑल मैक्सिमम कर अर्दोगन को वोट दे गए, अर्दोगन की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते, रिलीजियस और नेशनलिस्टिक व्यूज को लेके। और फिर अर्दोगन साहब ने यहाँ पे ओटोमन लेगेसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस डाला था, और जो भी अर्दोगन साहब की पुराने कुछ सालों में पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट्स रही थी, इन सब को पॉइंट आउट करते हुए, सिविलाइजेशनल ग्लोरी को पॉइंट आउट करते हुए जीत गए हैं यहाँ पे अर्दोगन। तो अर्दोगन के जीतने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है अर्दोगन के लिए, वो होने वाला है इकोनॉमी टर्की की। बहुत सारे क्रिटिक्स ने प्रेसिडेंट अर्दोगन को ओवरऑल कंट्री की इस खराब इकोनॉमिक हालत के चलते क्रिटिसाइज किया है। टर्की के अंदर इन्फ्लेशन है 44%, इनकी करेंसी 80% डेप्रिशिएट हो चुकी है 2018 से लेकर अब तक। इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नेगेटिव में चल रहे हैं।
बेसिकली कुछ सब्सटेंशियल फॉरेन सपोर्ट भी मिला एर्दोगन को, जैसे कि यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने $5 बिलियन ईच दिए हैं टर्की को। उसके साथ साथ $10 बिलियन का फाइनेंस रशिया ने दिया है टर्की को अक्यूयू न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। फिर $600 मिलियन का जो गैस बिल था टर्की का, उसको अभी के लिए रशिया ने 2024 तक पोस्टपोन कर दिया है। तो टर्की बेसिकली फॉरेन पॉलिसी पोस्चर में भी वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो के स्टैंड के साथ खड़ा यहां पे नजर नहीं आ रहा है। नाटो का मेंबर है टर्की, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टांस लेके टर्की आगे बढ़ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक और सोवरेनिटिक एक एडवांटेज देता था एर्दोगन को इस पर्टिकुलर इलेक्शंस में, ठीक है ना। तो एर्दोगन टर्की के स्ट्रेटेजिक होराइजन्स को और इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे मेडिटेरेनियन में, नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, कॉकेसस में, सेंट्रल एशिया में, साउथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और रेड सी में। एक इमर्जिंग मल्टीपोलर ऑर्डर को यहां पे स्टैब्लिश करेंगे। टर्की का जो रोल है यूक्रेन वॉर के अंदर, जिसको यहां पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, टर्की आगे आने वाले समय में चाइना के साथ भी क्लोज रिलेशंस रखने वाला है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बड़े स्केल पर टर्की के अंदर इंप्लीमेंट करवाएंगे एर्दोगन। वेस्ट एशिया में टर्किश डिप्लोमेसी की बात की जाए तो ये सऊदी अरेबिया यूएई के साथ एंगेज करेंगे, कतर के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे, इजिप्ट के साथ अपने रिश्तों को इंप्रूव करेंगे, लिबिया और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के साथ जो इनके डिफरेंसेस उनको रिजॉल्व करेंगे। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। हाँ, ओवरऑल टर्की के एर्दोगन के लिए सीरिया एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि सीरिया के जो कुर्द्स आके टर्की के अंदर स्टैब्लिश हैं, एक तो वो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, पर बशर अल असाद की सरकार के साथ नहीं चल रही टर्की की, वो एक अलग प्रॉब्लम है। टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे ये जो कुर्द्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है सीरियन सरकार के साथ, वो नहीं यहाँ पे पसंद आता। टर्की का जो मिलिट्री इंटरवेंशन है सीरिया के अंदर, वो सीरिया को नहीं पसंद आता। तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है एर्दोगन को। लेट्स सी ये कैसे सॉर्ट आउट होती हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखा। उसके साथ साथ भाई और क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट हैज इंडिया डन टू कर्ब हिस्टेरेक्टोमीज, ये क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी मतलब ओवरऑल यूटेरस को निकाल देना। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली राज्य की सरकारों को बोला कि जो हिस्टेरेक्टोमीज पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंडक्ट की जा रही है राज्यों के अंदर, इनका एक प्रॉपर ऑडिट बनाइए। ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो हॉस्पिटल हैं वो अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए, और ये जो आप कह लो प्रधानमंत्री आयुष योजना है, उसमें जो भी मेडिकल केयर के लिए सरकार द्वारा इंश्योरेंस दिया जाता है, उस इंश्योरेंस के पैसे को इलीगली कब्जाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से या अनरिक्वायर्ड हिस्टेरेक्टोमीज को हॉस्पिटल्स के अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ज्यादातर हिस्टेरेक्टोमीज की जो वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पेन, 51.8% ये वजह है हिस्टेरेक्टोमीज कंडक्ट करने के लिए। 24.94% वजह है फाइब्रॉइड्स, 24.94% वजह है सिस्ट, 11.08% वजह है यूटेरिन डिसऑर्डर और रप्चर, NFHS 5 के डाटा के हिसाब से। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जितनी भी आप कह लो इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज, इन मेडिकल इश्यूज को सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है। इनके लिए हिस्टेरेक्टोमी कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिन लेडीज के ऊपर यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी कंडक्ट की जाती है वो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज तबके को, एक वल्नरेबल तबके को बिलोंग करती हैं। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं, एक तो वो हिस्टेरेक्टोमी इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो जो सरकारी इंश्योरेंस है उसका पैसा हड़प सके। दूसरा, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जैसे शुगर केन कटिंग इंडस्ट्री में, वहां पे वुमेन इन्वॉल्व रहती हैं। अब इन वुमेन्स की तबीयत खराब हो जाती है अक्सर कर मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के चलते, तो ये मेंस्ट्रुएशन की साइकिल हो ही ना, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं कि जो वुमेन का यूटेरस है इसको बाहर निकाल दिया जाए। तो चूंकि यूटेरस होगा नहीं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी नहीं तो बिना हेल्थ से इंपैक्ट हुए ये लेडीज काम करती रहेंगी। लेकिन देखिए, एक लेडी की बॉडी को भी नेचर ने, भगवान ने एक स्पेसिफिक तरीके से बनाया है, उसके अंदर हर ऑर्गन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूटेरस को लेडी की बॉडी से निकाल देना ये हर कंडीशन में उस लेडी के लिए बेनिफिशियल होगा, ये पॉइंट सही नहीं है साइंटिफिकली, ये बताया जा रहा है। समझे बात को। इसीलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2022 में गाइडलाइंस इशू की थी कि अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज इंडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, हिस्टेरेक्टोमी कंडक्ट करने से पहले कोई अगर अल्टरनेटिव क्लिनिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, तो पहले उसको पेरूज करना चाहिए। भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे हिस्टेरेक्टोमी मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। मॉनिटर करना है आपको डाटा, एज पे, मोर्टेलिटी पे, ऑक्यूपेशंस पे, कहां पे हिस्टेरेक्टोमी कंडक्ट की जा रही है, किस लिए कंडक्ट की जा रही है। 2017 में स्टडी कंडक्ट की गई गुजरात में, जहां पे पता चला कि जो वुमेन है उन्होंने ये एज्यूम करती हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी, यूटेरस नहीं होगा, तो उनके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों।
ठीक है। 2019 में भी इन्वेस्टिगेशन की गई और वुमेन जो रूरल इलाकों में रहती हैं उन्होंने बोला कि हिस्टेरेक्टोमी अगर हम कंडक्ट कर लेते हैं तो उनके जो प्रोडक्टिव डेज हैं वो बढ़ जाएंगे, चूंकि उनके प्रोडक्टिव डेज बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को अनसाइंटिफिक बोला जाता है। ये कहीं ना कहीं वुमेन की हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट डालता है, इसको यहां पर रोकने की जरूरत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो कि हेल्थ कवर देता है 5 लाख रुपए का, उसमें 1949 प्रोसीजर्स इंक्लूडेड है, हिस्टेरेक्टोमी भी इंक्लूडेड है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर 5 लाख रुपए का बेनिफिट पाने के लिए भी हॉस्पिटल्स इन वुमेन को बोलते हैं कि तुम जल्दी से हिस्टेरेक्टोमी करवा लो, जो कि बिल्कुल यहां पे गलत है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार ने उन्हीं गाइडलाइंस का रीट्रेशन किया जो आई थी इन रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन बाय डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र गुप्ता पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। इन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रोविजंस होने के बावजूद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में एंगेज कर रहे हैं, अननेसेसरी प्रोसीजर्स में एंगेज कर रहे हैं, ओवरऑल बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिए वुमेन को उसको गलत पट्टी पढ़ा के उसका यूटेरस निकाल रहे हैं, उसकी हेल्थ स्कीम का इंश्योरेंस का बेनिफिट उठा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उस लेडी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इन लेडीज को पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके लिए उनको एडिशनल सर्जरी की जरूरत होती है, उनका इंश्योरेंस अमाउंट खत्म हो चुका होता है, तब ये हॉस्पिटल्स इन लेडीज की मदद के लिए आते नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, इलीगल हिस्टेरेक्टोमी को रोकने की जरूरत है। ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। सिंबल सब्सटेंस। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अब यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कशन शुरू हो चुका है। वैसे मैं दोस्तों एक एडिटोरियल ये जो अर्डोगन साहब वाला है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ और इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन में पॉलिटिक्स, अपोजिशन सब कुछ है। इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाया गया, इंडिया के एस्पिरेशंस को दिखाया गया। इस सेरेमनी में धर्म को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, हिंदू रिचुअलिज्म को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। सेंगोल के ट्रांसफर से तमिलनाडु के शेवाइट सेक्ट ने यहाँ पे सेंगोल प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर किया, यहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़े गए। अब ऑब्वियस सी बात है इन सारी तरीके की चीज़ों के साथ इंडिया की हर कम्युनिटी एसोसिएट कर नहीं सकती। तो एक प्रकार का सिंबॉलिज्म यहाँ पे दिखाया जाता है। ये सिंबॉलिज्म एक तो हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा ये सिंबॉलिज्म तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की रीच को बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार की कुछ इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। प्लस एक और इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सारा का सारा प्रोसेस उस दिन हुआ जिस दिन वीडी सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे जरूर से ज्यादा फोकस किया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का? इन सब चीजों को लेके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठे हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अगर ओवरऑल एक बड़े तबके के साथ देश की रूलिंग पार्टी अपने आप को एसोसिएट करना चाहती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेसिव सिंबॉलिज्म और रिलीजियनिज्म भी सही नहीं है। कुछ ऐसा व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अगला, फास्टर स्ट्रॉन्गर इंडिया मस्ट इट यूज इज सुपर कंप्यूटर्स बियॉन्ड वेदर फोरकास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 2 नए सुपर कंप्यूटर्स हम एक फ्रेंच कंपनी एटॉस से खरीद रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स में ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई है, अभी वो अंडर एडिटिंग है, जल्दी ही वो वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी जैसे वो एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, प्रत्यूष और मिहिर करके लगभग 438 करोड़ के कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स 2018 में हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। एक इंस्टॉल्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, और एक इंस्टॉल्ड है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। अब इसके साथ साथ अगर आप देखो तो 2 और सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे 900 करोड़ रुपए के इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में। कहां से खरीदे जा रहे हैं? फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं। फ्रांस की फर्म ATOS वो हमको प्रोवाइड करी। फ्रांस के साथ ऑलरेडी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने दिसंबर 2018 में एक डील साइन की है कि 2025 तक हम लोग 4,500 करोड़ के सुपर कंप्यूटर्स फ्रांस से खरीदेंगे। ठीक है। अब ये जो नई एटॉस मशीन है, चूंकि इनको IITM पुणे और NCMRWF नोएडा में इंस्टॉल किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इनको वेदर फोरकास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑथर बस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है भाई, आप सुपर कंप्यूटिंग पावर को ओवरऑल वेदर पैटर्न्स को एस्टिमेट करने में डिप्लॉय कर रहे हैं, अच्छी बात, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसी पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर पावर को कुछ और एरेना में भी इंस्टॉल करने की जरूरत है, यूज करने की जरूरत है। सुपर कंप्यूटर्स अपने आप में एक बज़वर्ड है। ओवरऑल 2 डिकेड्स पहले जो सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे, आज की डेट में वो लैपटॉप और गेमिंग कंसोल बन गए हैं इंडिविजुअल्स के। आगे आने वाले समय में मॉनसून और वेदर मॉडलिंग के अलावा और भी बहुत से फील्ड्स में इन सुपर कंप्यूटर्स को डिप्लॉय करने की जरूरत है, जैसे प्रोटीन बायोलॉजी, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस, AI लिंक्ड एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह।
जो टॉप 500 प्रोजेक्ट है सरकार का, उसमें ओवरऑल सुपर कंप्यूटर्स, टॉप के दुनिया के 500 पावरफुल सुपर कंप्यूटिंग मशीन्स की लिस्ट तैयार की गई है। उसमें इंडिया टॉप 75 में कहीं आ रहा है। जो सबसे पावरफुल सीडैक के पास सुपर कंप्यूटर है वो लगभग 13 पेटाफ्लॉप्स का है। एरावत नाम का एक नया सुपर कंप्यूटर इंडिया के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। 1 पेटाफ्लॉप का मतलब होता है 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। ठीक है, इंडिया के पास बहुत कम ऐसी मशीन्स हैं। आपको बता दो यूएस के अंदर जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो 1102 पेटाफ्लॉप्स का है, और इंडिया का सबसे पावर अभी के लिए 13 पेटाफ्लॉप्स का है, जो कि सीडैक पुणे में इंस्टॉल है। ये मिहिर, प्रत्यूष, ठीक है ना, ये दोनों मिला के लगभग 6.5 पेटाफ्लॉप्स के हैं, और जो 2 नए आ रहे हैं उनको मिला के भी 10 पेटाफ्लॉप से कम की कैपेबिलिटी है। तो अभी भी हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिविजुअली वो कम पेटाफ्लॉप्स के हैं, बट कंबाइंड सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्रेस को या फिर पावर को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू ये बता रहा है कि नए सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू वेदर मॉडलिंग और एस्टिमेशन पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि ज़रूरत है कि बाकी फील्ड्स में भी हम इन सुपर कंप्यूटर्स को डिप्लॉय करें। फिर यहाँ फ्रॉम मास्टर ऑफ द रोस्टर टू मास्टर ऑफ ऑल जजेस, ये बेसिकली सीजीआई के रोल की बात की जा रही है। रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर जजमेंट को मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कुछ महीने, 1 महीने पहले के लगभग की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला कि किसी पर्टिकुलर अंडर ट्रायल के ऊपर अगर मान लो कोई इल्ज़ाम लगाया गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो प्रिलिमिनरी चार्जशीट होती है उस प्रिलिमिनरी चार्जशीट के आधार पर बेल रिजेक्ट नहीं की जाएगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ऐसा बोला इस रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट ने। मतलब अगर आपने एक फिक्स टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो एक प्रिलिमिनरी चार्जशीट फाइल करके आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जेल के अंदर बंद रखो, ये बात गड़बड़ है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये हुई कि केंद्र की सरकार ने जाके कोर्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक पिटीशन मूव की। उस पिटीशन के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन को रिकॉल किया और यूनियन ऑफ इंडिया राज्य की सरकारों को ये निर्देश दिए कि अभी के लिए रितु छाबरिया जजमेंट को कुछ समय के लिए आप मत मानिए। तो बेसिकली पहली बात तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो कि खुद एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये बोलना है कि जो भी डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रितु छाबरिया जजमेंट में बोला था, अगर उसके अगेंस्ट आपको रिव्यू डालना है तो एक प्रॉपर रिव्यू पिटीशन डालनी पड़ेगी, और वो रिव्यू पिटीशन उसी डिवीजन बेंच के पास जाती जिसने रितु छाबरिया जजमेंट दिया है। तो इस प्रकार का सीजीआई के बीच में इंटरवीन करके एक जजमेंट को टेम्परेरली रोक देना कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का मजाक है। एक तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ताकतों को लेके यहां पे आदित्य भारत मानुबर वाला कुछ बोल रहे हैं। इनका यह बोलना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ही इज एक्चुअली फर्स्ट अमंग इक्वल। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते इक्वल जजेस के बीच में वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत सारे केसेस अगर आप देखो तो वोटिंग के थ्रू सॉल्व होते हैं। जैसे 5 जजों की अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी तो उसमें वोट पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर वोट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वोट को एक ही वोट काउंट किया जाता है। इनके वोट की कोई बहुत एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए रितु छाबरिया जजमेंट को ऑन हिज ओन कुछ समय के लिए एप्लीकेशन से रोक लेंगे यहाँ पे चीफ जस्टिस। ये जो पावर का इस्तेमाल था ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से गलत था, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के भी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित और रविंद्र भट्ट साहब ने माइनॉरिटी में जो वोट डाले, मेजॉरिटी ने उनके वोट को ओवरटर्न कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर कंट्री में भले ही उनकी जुडिशरी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वैल्यू हो, लेकिन उनके वोट की वैल्यू 1 ही होती है और बाकी जजेस के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पे अगर डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को बिना किसी रिव्यू पिटीशन के, बिना प्रॉपर तरीके से एंटरटेन किए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किए, कुछ समय के लिए रितु छाबरिया जजमेंट के एप्लीकेशन को रोक देना सीजीआई के कहने पे ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। इस बात को लेके सीजीआई को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला। और मेरा टारगेट रहता है कि मैं प्रिसाइज चीजें, टू द पॉइंट चीजें आपको बताऊं। कुछ और कंटेंट में धीरे धीरे करके तैयार करवा रहा हूं, जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और बाकी कुछ अपडेट्स के लिए अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय।